नमस्ते साथियों, जय हिंद साथियों। आज हम अग्निवीर का दूसरा सेट आप सबके सामने ला रहे हैं। अच्छा, ये अपना तीसरा सेट है। चलिए, अच्छी बात है। अब तक दूसरा सेट पहुंच चुका होगा और ये दूसरा के बाद तीसरा सेट है, जिसकी आपको पूरी तैयारी के साथ बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं, जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। और आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें। और कोई भी एग्ज़ाम टफ नहीं होता है, बस टफ होती है उसकी तैयारी। और तैयारी में क्या है, आपको जो पढ़ाया जाता है, अगर आप सिंसियर तरीके से उसको सीखते हैं तो निश्चित ही सफलता आपके हाथ लग जाएगी। ठीक है, तो देर ना करते हुए, ये टोटल आपको ध्यान रखना है जीके जीएस का सेट रहता है, जिसमें 15 क्वेश्चन आपके जीके के रहेंगे और 15 क्वेश्चन आपके जीएस के रहेंगे, यानी जनरल साइंस रहेगी। ठीक है, टोटल मिला के आपको 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ओके। चलिए, तो देर ना करते हुए हम आगे पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम आपको हमेशा बताते हैं कि आप सबको अपने इस प्रैक्टिस सेट के साथ नोटबुक बुक लेके चलना है, जिसमें आपको 3 कॉलम बनाना है। नंबर 1 क्वेश्चन नंबर, नंबर दूसरा सेल्फ आंसर, ठीक है, और नंबर तीसरा राइट आंसर। ठीक है, और लास्ट में आपका एनालिसिस। जो भी आप सही हैं तो सही, रॉन्ग है तो रॉन्ग, दो मार्क्स सब करते जाना। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आप अपनी टेबल बना लिया करें। और शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अभी हाल ही में ये यानी करंट का ही क्वेश्चन है, तो आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को राज्य के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है? यानी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी हाल ही का क्वेश्चन है, आपने पढ़ लिया होगा। उम्मीद है आप सब इसके आंसर जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। इस सीरीज को लगाने से बहुत सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आपको पहले क्वेश्चन का एनालाइज मिल जाता है, और दूसरी बात, आंसर के साथ आपको जीनियस फैक्ट भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो देर न करते हुए आपने आंसर लगा लिया होगा कि वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो, या किस राज्य ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को राज्य के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो वो किस राज्य का है, राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो आंसर है इसका असम राज्य सरकार द्वारा। अब हम आपको ले चलते हैं इसके जीनियस फैक्ट के द्वारा ये पास, क्योंकि अगर आपको ये नहीं भी आता था तो कोई बात नहीं, अब आपको पता चल चुका है कि असम राज्य सरकार द्वारा चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को असम राज्य के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है। ठीक है, चलिए, अब आपको मिलेगा जो जीनियस फैक्ट है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, असम के इस नए राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा जाएगा? सिखना ज्वालाओ। ठीक है, सिखना ज्वालाओ नाम से इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हिमंत बिश्व शर्मा हैं। अगर आपसे असम के राज्यपाल पूछें तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। और असम के मुख्य न्यायाधीश के बारे में कहा जाए तो न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई है। हालांकि ध्यान रखेंगे, असम का जो मुख्य न्यायालय है यानी हाई कोर्ट है, वो कहाँ पर है? गुवाहाटी में। ठीक है, तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई। ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। भारतीय सेना ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भीषण भूकंप की तबाही के बाद मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए किस ऑपरेशन का संचालन किया? यानी ये भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया है जिसके तहत जो म्यांमार में भूकंप से तबाही हुई है, उस तबाही से मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन संचालन किया है? क्या वो ऑपरेशन ब्रह्मा है,
या ऑपरेशन विष्णु है, या ऑपरेशन महेश है, या ऑपरेशन गणेश है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको आ गया होगा, और नहीं भी आया होगा तो चिंता ना करें, आपको आंसर मिल जाएगा। तो जिन्होंने पढ़ा हुआ है तो उन्होंने आंसर लगा लिया होगा, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, चलिए अब आपको ले चलते हैं जीनियस फैक्ट की ओर। तो जीनियस फैक्ट और भी ऑपरेशंस के बारे में आपको बताना चाहता है, जिसमें आप देखेंगे ऑपरेशन सद्भाव। ठीक है, ये भारत सरकार द्वारा टाइफून यागो से प्रभावित म्यांमार, यानी म्यांमार, लाओस और वियतनाम, जो टाइफून आया था यागी आया था। ठीक है, इसमें यागी होगा। ठीक है, सो प्रभावित हुए थे म्यांमार, लाओस और वियतनाम। तो उसकी मदद करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन सद्भाव। और अगर आपसे बात की जाए कि कनक्वेशन, ठीक है, ये कनक्वेशन ऑपरेशन कनक्वेशन है, जो कि ऑपरेशन यानी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न तथा धर्म परिवर्तन को कम करने एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाया गया था। तो दोनों एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, और आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। और हाल ही में जो ऑपरेशन चलाया गया है वो आपको बता दिया गया है कि ऑपरेशन ब्रह्मा, जो किसके लिए चलाया गया है? म्यांमार में जो भूकंप से तबाही आई थी उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने उनकी मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफी महत्वपूर्ण है, आपको पहले भी बता दिया गया है। वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, देखिए अभी हालांकि ये योग दिवस मनाया नहीं गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। तो उसकी थीम क्या घोषित की गई है? लेकिन उसकी थीम क्या हो गई है? घोषित की जा चुकी है। बस आपको पता होना चाहिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 21 जून को जो मनाया जाएगा 2025 में, उसकी थीम को क्या है, यानी कौन सी थीम घोषित की गई है? क्या एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग, या हमारी धरती हमारी शक्ति योग, आंतरिक शांति, वैश्विक सद्भाव योग, या वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक नवाचार योग? देखिए, अगर आपने पहले जो पढ़े हुए हैं ऑप्शन, अगर आप समझ गए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें क्या किया गया है। ठीक है, तो वैसे आपने आंसर इसका लगा लिया होगा, और इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। इसमें बाकी ये अलग अलग हैं, इनमें योग जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, परेशान नहीं होना। ठीक है, चलते हैं आपको जीनियस फैक्ट को लेकर। तो जीनियस फैक्ट आपको क्या बताने वाला है भाई, ये जरूर नोट कर लेना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिसे पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया था, यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 21 जून 2015 को। ठीक है, और इस योग दिवस का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? भारत को माना जाता है। ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही इस उद्घोषण के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में यानी संयुक्त राष्ट्र में भी इसकी चर्चा की गई थी, और उन्होंने भी घोषित किया था। तो योग में क्या होता है? योग में 8 अंग होते हैं जी, जिन्हें अष्टांग योग के नाम से जाना जाता है। और वो अंग कौन कौन से होते हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये क्या है? योग के 8 अंग हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो विषय था वो कब, जब शुरू हुआ था, तो 2015 में। तो उसका विषय क्या था? सद्भाव और शांति के लिए योग। यही भारत यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में भारत ने भी इसी विषय को लेकर यह दिवस मनाया था। उम्मीद है आपको जीनियस फैक्ट समझ में आ गए होंगे, और क्वेश्चन भी आपको याद हो चुका होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप कई बार पढ़ चुके होंगे, क्योंकि आपको पहले ये क्वेश्चन अपडेट करवा दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ
सोम्पेन जनजाति पाई जाती है। तो अगर आपने भारत की प्रसिद्ध जनजातियों के बारे में पढ़ा है तो आपने निश्चित ही सोम्पेन जनजाति पढ़ी होगी। तो आपको बताना है कि सोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है, क्या नीलगिरी की पहाड़ियों में, या निकोबार द्वीप समूह में, या स्पीति घाटी में, या लक्षद्वीप समूह में। ऑप्शन बड़ी करीबी है, आप अच्छी तरह से तसल्लीपूर्वक आंसर लगा लेना। और अगर आपने लगा लिया है तो आप चेकआउट कर लीजिए, आपका आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, यहीं पर ही सोम्पेन जनजाति पाई जाती है। अब इस क्वेश्चन के साथ आपको जीनियस फैक्ट क्या बताने वाले हैं तो आप जरूर देखें। और जो भी कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं आपको, यानी जो आता है अच्छी बात है, नहीं आता है उसको आप जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है, तो आपको जैसा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोम्पेन जनजाति जो कि निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर कौन कौन सी और भी जनजाति हैं, तो सेंटिनली, ओंगे, जारवा, ये 3 जनजातियां जो आपको जीनियस पॉइंट के द्वारा बताई जा रही हैं, ये भी अंडमान निकोबार की ही प्रजातियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं नीलगिरी व उटकमंड, यानी नीलगिरी व जो ऊटी जहाँ पे हम लोग पर्यटन स्थल जैसे कहते हैं उसी का नाम उटकमंड भी है। तो नीलगिरी व उटकमंड पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है, तो टोडा। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि टोडा जनजाति का निवास स्थान कहाँ है, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ या उटकमंड पहाड़ियों में टोडा जनजाति निवास करती है। और इसी जनजाति में बहुविवाह प्रथा प्रचलित भी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश की जो स्पीति घाटी है। देखिए आपको ऑप्शन में जो स्पीति घाटी दी गई थी तो शायद बहुत सारे बच्चों को पता ना हो कि स्पीति घाटी कहाँ है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट सीख सकते हैं कि स्पीति घाटी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। तो दिया गया है हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में भोट या भूटिया जनजाति निवास करती है। ठीक है, फिर आपको बताया गया है और भी, जैसे अमीनीदीरी, कोया, मालमेस और मेलाचेरी, ये 4 जनजातियां जो हैं वो कहाँ पाई जाती हैं भाई साहब, तो आपको ध्यान दिया गया है, सीधा बता दिया जाता है कि लक्षद्वीप में ये जनजातियां निवास करती हैं। तो उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन के साथ काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और जो आपको नहीं पता था वो आप पॉइंट आउट कर लेना, नोट कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है और भी आगे आने की उम्मीद भी है। चित्तान वसल गुफा चित्रकलाएं कहाँ स्थित है और किस धर्म से संबंधित है। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि चित्तान वसल गुफाएं कहाँ पर हैं, यानी ये चित्रकलाएं जो है वो कहाँ पर स्थित है और किस धर्म से संबंधित हैं। तो अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है। क्या तमिलनाडु में है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, या केरल में है, जैन धर्म से संबंधित है, या केरल में है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, या तमिलनाडु में है, जैन धर्म से संबंधित है। तो आपको अच्छी तरह से पता होगा, और नहीं पता है तो आपका आंसर भी आपको पता होगा कि चित्तान वसल जो गुफाएं हैं उससे संबंधित जो चित्रकलाएं हैं वो तमिलनाडु में हैं और जैन धर्म से संबंधित हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि चित्तान वसल गुफाएं तमिलनाडु में हैं, लेकिन किस धर्म से संबंधित हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो पहले ऑप्शन में भी दिया गया था तमिलनाडु, लेकिन दिया गया था बौद्ध धर्म, लेकिन ये किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। चलिए अब आपको जीनियस पॉइंट में भी देख लेते हैं क्या बताया जा रहा है। जीनियस फैक्ट क्या बोल रहा है कि चित्तान वसल, इस शब्द का अर्थ क्या होता है जी, तो आप समझिए जैन सिद्ध जो पुरुष होते हैं उनका निवास स्थान, इनका क्या होता है, चित्तान वसल शब्द का अर्थ होता है। ठीक है, इस नाम से गुफा के चित्र पल्लव राजवंश के शासक महेंद्र वर्मन द्वारा बनवाए गए थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि चित्तान वसल गुफा के चित्र जो हैं वो पल्लव राजवंश के शासक महेंद्र वर्मन के द्वारा बनवाए गए थे। और भी आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु में महाबलीपुरम के पास वराह गुफा भी स्थित है। ठीक है, तो भारत के कई प्रसिद्ध
अच्छी तरह से हैं जहाँ पर गुफाएं स्थित हैं। तो आप गुफाओं को पढ़ भी चुके होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, और भी हम आपको बता देते हैं। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं आपने बहुत सुनी है, और आपको पता भी होगा कि ये महाराष्ट्र में है। ठीक है। इसी प्रकार और भी बहुत सारी गुफाएं हैं, जैसे काला की गुफाएं भी महाराष्ट्र में है। ठीक है, आगे क्वेश्चन के साथ साथ हम आपको और भी बताते जाएंगे। फिलहाल अभी आप इतना सीखिए, धीमे धीमे आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये क्वेश्चन चर्चा में आ गया है कि कुंभकोणम पान, जो कुंभकोणम पान के पत्ते और थोबलाई फूल माला, कुंभकोणम पान के पत्ते और थोबलाई फूल माला किस राज्य के उत्पाद हैं, जिन्हें मार्च 2025 में जीआई टैग प्रदान किया गया, यानी अभी पिछले महीने की बात है। तो आप अच्छी तरह से इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब आपको, अगर आपको पता है तो आप जल्दी से जवाब दें। क्या वो कर्नाटक के हैं उत्पाद, या केरल के हैं, या तमिलनाडु के हैं, या आंध्र प्रदेश के हैं? तो अगर आपने आंसर लगा लिया है और तो आप अपना चेक कर सकते हैं, और सही आंसर इसका है सी। ये दोनों उत्पाद कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। ठीक है, चलिए अब हम आपको ले चलते हैं जीनियस फैक्ट की ओर। ठीक है, जीनियस फैक्ट आपको और भी कुछ सिखाना चाहता है, तो आप अगर आते हैं तो अच्छा है, नहीं आते हैं तो नोट कर लेंगे। देखिए, बेरी नांग चाय का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड से। यानी उत्तराखंड का जो बेरी नांग चाय, इसको भी जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। ठीक है, कच्छी खरेक, यानी जो खजूर की एक टाइप है, नाम है, तो ये कहाँ का है? गुजरात का, इसको भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। सी बकथॉर्न फल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फल है, जो कि इसमें भरपूर प्रोटीन विटामिन होते हैं। और ये सी बकथॉर्न फल कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में। लद्दाख के इसको भी क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। और आपको पता है बेसन के लड्डू जो हनुमानगढ़ी में मिलते हैं, और हनुमानगढ़ी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में हनुमानगढ़ी कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए, हमने भारत के प्रसिद्ध मंदिर एवं धार्मिक स्थल बताए थे। तो हनुमानगढ़ी कहाँ पर है? ये अयोध्या में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी वैसे आपको पता है तो आप यहीं पे आप और भी जीआई टैग पढ़ सकते हैं, जैसे वर्जिन नारियल तेल है। ठीक है, कहाँ से संबंधित है तो आपको हमने पढ़ा दिया है, तो आप फोकस करेंगे उन क्वेश्चनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? भाई ये जरूर ध्यान देना है। तो एपिको आंदोलन का संबंध पी हेगड़े जी से है। चिपको आंदोलन एस.एल. बहुगुणा यानी सुंदरलाल बहुगुणा से है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर से है। शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे से है। अब आपको बताना है कि ये जो आंदोलन और संबंधित व्यक्ति हैं, तो इसमें से कौन ऐसा आंदोलन है जिससे संबंधित व्यक्ति सही नहीं है। ठीक है, तो आपको पता है तो आपने आंसर लगा लिया होगा, और आंसर लगा लिया है तो आप इसे चेक कर लें। इसका सही आंसर है शांत घाटी का संबंध बाबा आमटे से नहीं है। ठीक है, तो बाकी तो आपको पता चल गया होगा कि एपिको आंदोलन पी हेगड़े यानी पी हेगड़े जी एपिको आंदोलन से संबंधित है। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से। मेधा पाटेकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। अब शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे जी से नहीं है, वो किससे है? तो जीनियस फैक्ट आपको ये चीजें बता रहा है, तो आप जरूर नोट करें। शांत घाटी आंदोलन की नेतृत्वकर्ता सुगाथा कुमारी थी। ठीक है, तो ये नाम आप जरूर नोट कर लेना। अब बात आती है फिर बाबा आमटे जी कैसे संबंधित थे? तो बाबा आमटे का संबंध आनंदवन आश्रम से है। ये बहुत अच्छा आश्रम था, क्योंकि इन्होंने इस आश्रम में को पूरा आश्रम कुष्ठ रोगियों के लिए समर्पित कर दिया था। ठीक है, और पूरा आश्रम ये कुष्ठ रोगियों की मदद के लिए समर्पित रहा है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आप भी ध्यान रखेंगे। एपिको आंदोलन 1983 में कर्नाटक के पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में हुआ था, जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए ये चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको पूरे ये आंदोलन समझ में आ गए होंगे, और भी अन्य जानकारी अगले क्वेश्चनों के साथ आपको प्रोवाइड कराती है।
यानी कराते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? वैसे हम लोगों ने बौद्ध धर्म आप सबने पढ़ा होगा और उम्मीद है आप इस क्वेश्चन का जवाब जरूर सही देंगे कि गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे। क्या वो सिबी गणराज्य के थे, शाक्य गणराज्य के थे, सौरसेन गणराज्य के थे या सबरा गणराज्य के थे? तो जो आपने आंसर आपको ऐसा लगा लिया होगा तो इसका सही आंसर क्या है? गौतम बुद्ध शाक्य गणराज्य के थे। ठीक है, यानी शाक्य गणराज्य से संबंधित थे। तो इस चीज को कैसे आप समझेंगे तो आपको जीनियस पॉइंट भी आपको इसमें कुछ मदद करेगा। तो आप इस पर चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म एक क्षत्रिय के रूप में हुआ था। ठीक है जी। वह शाक्य वंश के निर्वाचित शासक शुद्धोधन के पुत्र थे। यानी जो शाक्य वंश था उसके जो निर्वाचित शासक थे शुद्धोधन जी, उनके ही पुत्र कौन थे? गौतम बुद्ध। इनकी राजधानी थी कपिलवस्तु जी। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि गौतम बुद्ध के जो पिता थे शुद्धोधन, वो एक शासक थे और वहाँ की राजधानी क्या थी? कपिलवस्तु थी। नेक्स्ट क्या बताया? शाक्यों ने एक स्वतंत्र गणतंत्रवादी राज्य का निर्माण किया था। जो शाक्य थे उन्होंने क्या किया था? एक स्वतंत्र गणतंत्रवादी राज्य का निर्माण किया था जिसे शाक्य गणराज्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और राजा शुद्धोधन की पत्नी और उनकी माता किसकी माता? देखो, शुद्धोधन की पत्नी हुई तो गौतम बुद्ध की माता हुई। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनकी पत्नी और माता कर लें आप, तो यहाँ थोड़ा सा फोकस करना। उनकी माता माया कोलियन राजकुमारी थी। ठीक है, तो राजा शुद्धोधन की पत्नी उनकी माता माया कोलियन राजकुमारी थी। ये भी आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में आपने जैन धर्म के अंतर्गत और जैन धर्म, बौद्ध धर्म बहुत सभी चीज़ें पढ़ी हैं, तो फिलहाल आपको इतना बता देते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य चीज़ों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई थी? तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो कौन सा युद्ध था जिस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। तो क्या वो तराइन की पहली लड़ाई थी, या तराइन की दूसरी लड़ाई थी, या तराइन की पहली लड़ाई थी, या पानीपत की पहली लड़ाई थी, या पानीपत की दूसरी लड़ाई थी? तो आपने पढ़ा हुआ होगा कि पानीपत की पहली लड़ाई। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी जिसके बाद भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, अब चलते हैं जीनियस फैक्ट आपको क्या बताने वाले हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 जो कि इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ था। ठीक है, आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत में जो लोदी वंश थे, यानी अंतिम जो थे इब्राहिम लोदी वंश के, तो उनके और बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ था और इस युद्ध में बाबर जीत गया था और इब्राहिम लोदी के इस युद्ध में हार जाने की वजह से ही भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हो जाती है। आपको इसमें बहुत सारी आपने चीज़ें पढ़ी होंगी कि इब्राहिम लोदी के ही परिवार वालों ने या चाचा लोगों ने बाबर को न्योता दिया और बाबर आके यहाँ पे लड़ाई कर दिया और आदि काफ़ी बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, तो आप इस चीज़ को सीख लेते हैं। ठीक है, बाकी आपको क्लास डिस्कशन में सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया है, तो ये कब बन गया है और इसकी घोषणा कब कर दी गई है, कब पूरे देश में लागू हुआ है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। तो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया है कब से? यानी 1 अप्रैल 2010 को जो शिक्षा का अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार बन गया है। ठीक है, तो अगर आपको आपने यही आंसर चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चलिए जीनियस फैक्ट पे चलते हैं। शिक्षा पाने का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में आर्टिकल 21 का या ए में अंतर्निहित है, यानी भारतीय संविधान में इसका प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 21 का में है। ठीक है,
इस देश के प्रत्येक बालक बालिका नागरिक को जब तक कि वह 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेता निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है। ठीक है। यह नियम 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू किया जा चुका है। ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारी फैक्ट समझ में आ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में बैंक दर कौन निर्धारित करता है? तो आप सबको पता होगा, क्या भारत के वित्त मंत्री करते हैं, या भारत के राष्ट्रपति जी करते हैं, या भारतीय रिजर्व बैंक करता है, या भारतीय स्टेट बैंक करता है? तो जो आपने आंसर चुना है वो आप जल्दी से चुन लीजिए, और सही आंसर आपको पता ही होगा कि भारत में बैंक दर भारतीय रिजर्व बैंक निर्धारित करता है। ठीक है। चलिए, इसमें आपको बताया गया है कि भारत में बैंक दर का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ये दर वह दर है जिस पर आरबीआई किसी कोलेटरल के बिना व्यापारिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। जो जितने भी व्यापारिक बैंक हैं उनको ऋण देता है, और किस अधिनियम के? आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 49 के अंतर्गत आरबीआई अपने उपभोक्ताओं को कोलेटरल के साथ अल्पकालीन ऋण भी प्रदान करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रेपो दर कहते हैं। ठीक है। यानी जो आरबीआई है जिस दर पर अपने व्यापारिक बैंकों को पैसा देता है या ऋण देता है, उस दर को हम रेपो दर कहते हैं। ठीक है। और आरबीआई जिस दर पर बैंकों से अपने पास पैसे लेता है या जमा करता है, तो उसे हम रिवर्स रेपो दर कहते हैं। ठीक है। ये चीज आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है भाई? यानी ये जो ऑप्शन दिए गए हैं वो कौन सही नहीं है, यानी सम्मिलित नहीं है। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66, चौथी 66 से 71। तो कौन सम्मिलित नहीं है ये आपको पता चल चुका होगा, और आपने अगर आंसर लगा लिया है तो आप जल्दी से चेक भी कर लीजिए कि सम्मिलित नहीं है तो क्या है। चौथी पंचवर्षीय योजना 66 से 71 की नहीं थी, तो क्या थी? 69 से शुरू हुई थी। ठीक है। तो आपको जीनियस फैक्ट के द्वारा बता दिया गया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना का समय 69 से 74 था, यानी 1969 से 1974 का कार्यकाल चौथी पंचवर्षीय योजना का था। इस योजना से पूर्व सरकार द्वारा 3 वार्षिक योजनाओं को लागू किया गया था, इसीलिए ये योजना थोड़ा लेट हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? ये भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप मुझे बताएं, भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? क्या पार्सन पॉइंट है, या पिग्मेलियन पॉइंट है, या इंदिरा पॉइंट है, या ये सभी हैं? ठीक है। तो जल्दी से आपने आंसर लगा लिया होगा, और उम्मीद है कि आपको इसका आंसर पता होगा कि भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है। तो वैसे आप गलती ना कर लेना, तो इसका सही आंसर है ये सभी। ठीक है। तो अब इस बारे में चलते हैं जीनियस फैक्ट में। आपको क्या बताया गया? कोई बात नहीं, आज हम ही आपको जीनियस फैक्ट यही बना देते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत का सबसे दक्षिणी छोर, ठीक है, यानी भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा गया है। ठीक है। तो यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखना है कि सभी बिंदु आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आप क्या करें, सबसे पहले इन चीजों को सीखने के लिए आप थोड़ा सा मैप का सहारा ले लें। ठीक है। तो आपको विशेष तौर पर ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर ये हमारा भारत का मैप है तो यहाँ पर पूछा गया सबसे दक्षिणी छोर। तो हम सब जानते हैं कि भारत में दिशाओं का, यानी मैप में देखते हैं तो दिशा देखे, यहाँ ऊपर क्या होता है, तो ऊपर हम देखते हैं उत्तर होता है,
नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है, दाएं क्या होता है, पूरब होता है, और बाएं क्या होता है, पश्चिम होता है। तो पूछा क्या गया है, सबसे दक्षिणी छोर। तो अगर सबसे दक्षिणी छोर देखें तो दक्षिण तो यही है, लेकिन यहाँ एक शब्द जुड़ा रहता है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सबसे दक्षिणी छोर पूछा गया है। तो सबसे दक्षिण में क्या है, क्योंकि ये हिस्सा भी अंडमान निकोबार का भारत का ही हिस्सा है, ठीक है। यहाँ लक्षद्वीप जो है वो भी भारत का ही हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ जो ग्रेट निकोबार है सबसे लास्ट में, ठीक है, वहीं पर था आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक है। कहाँ है ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम है, और कहाँ पर है ये, ग्रेट निकोबार में। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब इसका इंदिरा पॉइंट जो है, देखिए वैसे तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि वर्ष 2010 के आसपास जो सुनामी आई थी उसमें ये स्थान पूरी तरह पानी में, समुद्र में डूब चुका है, लेकिन है भारत का हिस्सा तो इसी को माना जाता है। तो इसका जो इंदिरा पॉइंट है, इसके अन्य नाम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जिससे आप गलती ना कर सकें। तो इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम था पिग्मेलियन पॉइंट। इसका एक और अन्य नाम था पार्सन पॉइंट, ठीक है। और तीसरा नाम एक और भी है, सुना होगा आपने, लाहिचिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट इसी के ही अन्य नाम हैं। तो एग्जाम में जानबूझ के कभी कभी ऐसा दे दिया जाता है जिससे आपको ये कंफ्यूजन हो जाए कि बच्चों ने ज़्यादातर क्या पढ़ा सुना हुआ होता है, इंदिरा पॉइंट। तो जैसे वो इंदिरा पॉइंट को देखते हैं तो आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर इंदिरा पॉइंट मिला, कई बच्चों ने यूँ मार दिया कि भाई ये है, लेकिन ऐसा इसी का नाम ये भी है। तो जब चौथा ऑप्शन ये दिया गया है तो आप इसी पे टिक करेंगे, बाकी पर नहीं। इसी के साथ हम आपको भारत के बिंदु भी बता देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा बता देते हैं। तो अगर हम भारत के सभी बिंदु को, अगर ये तो मुख्य यानी सबसे दक्षिणी था, बाकी जो मुख्य बिंदु हैं उन पे भी फोकस कर लेते हैं, ठीक है। तो चारों दिशाओं के चारों बिंदु जो हैं उसको हम ध्यान रखेंगे। भारत का ये उत्तरी बिंदु हुआ तो उसका नाम क्या है, इंदिरा कॉल, ठीक है। यानी भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, इंदिरा कॉल। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, गौरमोटा, या इसी को हम सर क्रीक के नाम से भी जानते हैं, जो कहाँ है, ये गुजरात में है जी, ठीक है। क्योंकि भारत का सबसे पश्चिमी राज्य क्या है, गुजरात है। ये अब क्या है, ये लद्दाख है जी, ठीक है। अब ये केंद्र शासित हो गया अपना। और यहाँ भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, तो सबसे पूर्वी बिंदु में क्या आएगा, आपको मिलेगा वालांगू, ठीक है। या इसका एक नाम और भी है किविठू, ठीक है। या पूर्वी, सबसे पूर्वी राज्य अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा है, अरुणाचल, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। मुझे उम्मीद है आपको भारत के ये 3 और ये चौथा बिंदु समझ में आ गया। लेकिन जब कभी क्वेश्चन में ऐसा है कि भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु या मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणी छोर क्या है, तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे कौन सा, केप कैमोरिन। अब केप कैमोरिन कहाँ है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, कन्याकुमारी में। और अगर आपको ये भी ध्यान करना है कि कन्याकुमारी कहाँ है, तो आपको पता है तमिलनाडु में। अब मुझे उम्मीद है कि भारत के आपको सभी पॉइंट क्लियर समझ में आ गए होंगे। तो आप ये पॉइंट क्वेश्चन के साथ, जीनियस फैक्ट के साथ आप काफ़ी चीज़ें सीख गए होंगे। मुझे उम्मीद है जो भी मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, पृथ्वी का औसत तापमान क्या है, एक मिनट, पृथ्वी का औसत तापमान क्या है, ठीक है। तो आप बताएंगे कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, क्या 6 डिग्री सेल्सियस है, 16 डिग्री सेल्सियस है, 26 डिग्री सेल्सियस है,
यह 36 डिग्री सेल्सियस है। तो जल्दी से आप जो आंसर है आप लगा लीजिए। ठीक है, तो पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो कितना है? 16 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से जिन्होंने लगा लिया है आ गया है तो अच्छी बात है। और आगे अपन लोग बाकी जीनियस फैक्ट में देख लेते हैं। पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 61 डिग्री फ़ारेनहाइट या 16 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन यह तापमान पूरे विश्व में वर्ष की समयावधि, महासागरीय और वायु धाराओं तथा मौसम की अवस्थाओं पर निर्भर करता है। ये चीज आप अच्छी तरह से याद रखना है कि जो तापमान समस्त विश्व में है वो किस पर निर्भर करता है। तो पूरी दुनिया में वर्ष की समयावधि, महासागरीय व वायु धाराओं तथा मौसम की अवस्थाओं पर निर्भर करता है। और गर्मियों के मौसम में गर्म और सर्दियों के मौसम में ठंडे होने की प्रकृति होती है। भूमध्य रेखा के निकट तापमान अधिक होता है और ध्रुवों के निकट तापमान कम होता है। ठीक है, ये आप सब जानते हैं कि भूमध्य रेखा पर ही सूर्य लंबवत सीधा पड़ता है, तो वहां पर टेम्परेचर अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, तो अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का नाम क्या है? क्या रुद्रप्रयाग है, देवप्रयाग है, हरिद्वार है या केदारनाथ है? तो आप सबको पता है कि इसका आंसर क्या है। मुझे उम्मीद है सबने देवप्रयाग ही लगाया होगा। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। जीनियस फैक्ट आपको क्या बता रहे हैं? अलकनंदा और भागीरथी नदियां गंगा की प्रमुख दो जलधारा हैं, यानी प्रमुख स्रोत हैं। इन नदियों का संगम कहाँ होता है? हमको पता चल चुका है, देवप्रयाग में होता है। और देवप्रयाग से ही यह नदी गंगा नदी के नाम से जानी जाने लगती है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट भी मदद कर रहे होंगे, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है या संबंधित माना जाता है? ठीक है, तो तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? क्या वो चार्ल्स के नियम से संबंधित है, या न्यूटन के शीतलन नियम से, या ऊष्मा विनिमय के नियम से, या ऊर्जा के संरक्षण नियम से? तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये आ गया होगा कि तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः ऊर्जा के संरक्षण से के नियम से संबंधित है। ठीक है, अगर आपने भी यही आंसर लगाया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लगा पाए थे, गलत हो गया है तो आप सुधार भी सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, आप जीनियस पॉइंट आपको क्या बताने वाले हैं? ऊष्मागतिकी। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम ऊष्मागतिकी प्रणाली के लिए ऊर्जा संरक्षण करने के नियम की व्याख्या करता है। यह नियम बताता है कि किसी प्रणाली की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्रणाली पर किए गए कार्य और प्रणाली में जोड़ी गई ऊष्मा के समान होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश नीला दिखाई देने का कारण क्या है? यानी आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? ठीक है, वायुमंडलीय जलवाष्प के कारण, प्रकाश का विकिरण के कारण, समुद्री जल पर परावर्तन के कारण, या सूर्य द्वारा नीले तरंग का उत्सर्जन के कारण? तो जल्दी से आप अपना आंसर लगा लीजिए और इसका सही आंसर क्या होगा। तो अगर आपने लगाया है प्रकाश का विकिरण तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चलिए जीनियस फैक्ट क्या बताने वाले हैं भाई, पूरा बताएंगे। जब सूर्य का प्रकाश, जो कि विभिन्न रंगों का मिश्रण है, ये चीज आपको सबको पता है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो कैसा है? विभिन्न रंगों का मिश्रण है, वायुमंडल से होकर गुजरता है। जी, तो यह वायु में उपस्थित विभिन्न अणुओं, धूल एवं धुएं के कणों द्वारा उसका विकिरण हो जाता है। यानी आपको पता है जब सूर्य का प्रकाश जो विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है वायुमंडल से होकर गुजरता है तो उसमें क्या मिश्रित हो जाता है? कुछ बहुत सारे अणु, धूल, धुएं के कण उसमें शामिल हो जाते हैं, तो उससे प्रकाश का विकिरण हो जाता है, यानी विकिरण मतलब फैलाव हो जाता है।
दिन के समय जब सूर्य सीधा आकाश में मनुष्य के सिर के ऊपर होता है तो मनुष्य केवल विकिरणित प्रकाश ही देख पाता है। ठीक है, क्योंकि बैगनी रंग का विकिरण सबसे अधिक एवं लाल रंग का सबसे कम होता है, अतः विकिरणित प्रकाश का मिश्रित रंग हल्का नीला होता है। इसी कारण आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। तो पूरा आपको कॉन्सेप्ट थ्योरी आपके सामने बता दी गई है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि 10th बोर्ड में आप सब यही पढ़ के आते हैं कक्षा 6 से 8 तक। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे फिर से बताएंगे, हम फिर से समझाएंगे। ठीक है, चलिए, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? क्या वो हीलियम है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है, ऑर्गन है? तो जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए। सिंपल सिंपल सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको सीधे सीधे आंसर ही पढ़ना है, उसके बारे में भी समझना है। तो इसका जो आंसर है वो क्या आपने हीलियम लगाया है, या क्रिप्टॉन लगाया है, या जिनॉन लगाया है, या ऑर्गन लगाया है? तो क्या इसका आंसर आपने क्या बनाया है? तो मुझे उम्मीद है कि, और सुनो, जो आप मेहनत कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे सटीक होना चाहिए कि सीधा सीधा आंसर आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, क्योंकि आपसे जो यौगिक हैं, जैसे आपको टॉपिक में ध्यान रखना है, जो आपके सिलेबस में होता है, जैसे धातु अधातु हुए, अम्ल क्षार हुए, ठीक है, तो इन सब के बारे में आपको पढ़ लेना है। तो जल्दी से आप इसके बारे में लगा चुके होंगे। हीलियम लगाया होगा, क्रिप्टॉन लगाया होगा, या जीनॉन लगाया है, या ऑर्गन लगाया। तो आपको ध्यान रखना है ये एक, यानी इसका आंसर क्या होगा? जीनॉन होगा। ठीक है, तो अगर आपने जीनॉन ही लगाया है तो आप बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखने का, अक्रिय गैस, ये बिल्कुल सही ध्यान रखेंगे। अक्रिय गैस, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? ठीक है, तो चलिए, अब आपको जीनियस फैक्ट क्या बता रहा है, देखिए। जीनॉन की खोज विलियम रैमजे ने की थी। ये भी आप विशेष पॉइंट पे ध्यान रखेंगे। कब की थी? तो 1898 में, नहीं 1898 में की थी। यह एक अक्रिय गैस है, इसका परमाणु संख्या कितना है? 54 है। तो ये चीज अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। इसका आयनन व्यवहार नीचा होने के कारण विशेष परिस्थितियों में फ्लोरीन एवं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एक रासायनिक यौगिक बनाता है। क्लियर है? मुझे उम्मीद है आप ये चीज समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये भी सारे क्वेश्चन एकदम एग्जाम लायक हैं आपके। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है मिट्टी का तेल, चूना, ऑक्जेलिक अम्ल का घोल, या पेट्रोल? तो भाई कपड़े से जंग के धब्बे हटाने हैं, ठीक है, तो इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा? ठीक है, आपने पढ़ा है, अच्छी बात है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल का घोल। ठीक है, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनके तुरंत आंसर आते जाते हैं। चलिए, अच्छी बात है। अब आपको बताया जा रहा है इसके बारे में, और जिन भाई बंधुओं को नहीं भी आता है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन टेंशन इस बात की लेना है कि तुम शुरुआत कब कर रहे हो। भाई पढ़ना शुरू करो, बाकी सारी दुनिया तुम्हारे साथ है, बस तुम्हें पढ़ना है। और क्यों पढ़ना है ये आपको पता है होगा, ये पता नहीं है तो भाई साहब बिल्कुल मत पढ़ना। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग सफाई तथा विरंजन में होता है। इसका उपयोग मुख्यतः कपड़े से स्याही, जंग से उत्पन्न धब्बे को मिटाने में किया जाता है। यह एक द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल है। यह पोटेशियम लवण के रूप में प्राय वनस्पतियों में पाया जाता है। समझ गए होंगे? चलिए, निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, यानी इनमें से कौन सी चीज है, या इनमें से क्या है जो एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? आप जल्दी से बताएं। तो क्या कागज का जलना, भोजन का पचना, पानी का भाप में बदलना, या कोयले का जलना? तो भाई रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, ये जरूर ध्यान रखना। अगर आपने क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ा और जल्दबाजी में किया तो आप निश्चित ही गलत कर लेंगे।
और भय बहुत ही रासायनिक अभिक्रिया क्या नहीं है, पानी का भाप में बदलना। अगर आपने आंसर सी लगाया है तो आप बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब आपको और भी चीजें बताते हैं, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। गलत किया है जिन बच्चों ने तो वो सुधार लें। पानी का भाप के रूप में परिवर्तन होना एक भौतिक परिवर्तन है। इस प्रक्रिया में जल की अवस्था अपनी संरचना में बदलाव के बिना बदलती है। अब भौतिक परिवर्तन भौतिक गुणों में बदलाव को शामिल करता है। तो कैसे जैसे जल के भौतिक गुणों के उदाहरण देखिए, जैसे जल का पिघलना, गैसीय रूप में बदलना, स्थायित्व में बदलना, शक्ति में बदलना, क्रिस्टल रूप में बदलना, संगठनात्मक बदलाव देखने को, आकार, आकृति, रंग, मात्रा, घनत्व, इन सब में जो बदलाव आता है तो वो भौतिक गुणों में बदलाव हो जाता है। और भौतिक गुणों में बदलाव होना यानी भौतिक परिवर्तन। इसलिए क्या हो जाएगा कि जल का भाप में बदलना क्या हो जाएगा, एक भौतिक। यहाँ पूछा क्या गया था, रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, यानी ये सब क्या हो जाएगी, ये सब रासायनिक अभिक्रियाएं हैं और पानी का भाप में बदलना भौतिक अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? कई बार आप पढ़ चुके हैं, और नहीं भी पढ़ा है तो टेंशन नहीं लेना है, हम पढ़ा रहे हैं आपको अभी। तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक को क्या कहते हैं? उपास्थि स्नेह तंतु या लिगामेंट, टेंडन, अंतराकाशी द्रव। तो जल्दी से आप इसका आंसर लगा लें और सही आंसर क्या होगा, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ना यानी टेंडन। ठीक है, क्या होता है, टेंडन। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होना, क्योंकि तो आप लोगों को टेंडन और लिगामेंट चीज ध्यान रखता है, हाँ? तो कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग। चलिए कोई बात नहीं। कंडरा यानी टेंडन, या इसे हम सिन्यू, ये रेशेदार संयोजी ऊतक की एक कठोर पट्टी है जो प्रायः मांसपेशी को अस्थि से जोड़ती है। तो आपको क्लियर हो गया है, और तनाव सहन करने में समर्थ होती है। ठीक है, अब आप समझ गए हैं कंडरा या टेंडन, ये तनाव सहन करने में समर्थ होती है और मांसपेशी को अस्थि से जोड़ती है। अब कंडरा अस्थि बंध की बात कर लेते हैं, यानी इसे हम बोलते हैं लिगामेंट्स। ठीक है, के समान होती है, दोनों कोलेजन के बने होते हैं। अस्थि बंध यानी लिगामेंट्स एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ते हैं, यानी अस्थि को अस्थि से जोड़े तो लिगामेंट, और मांसपेशी को अस्थि से जोड़े तो टेंडन। क्लियर है? चलिए, जबकि कंडरा मांसपेशी को अस्थि से जोड़ती है, तो दोनों का अंतर यही आपको क्लियर हो गया कि मांसपेशी को अस्थि से जोड़े तो टेंडन, और अस्थि को अस्थि से जोड़े तो लिगामेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो, व्यंजन पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? अच्छी तरह से समझ लीजिए भाई, व्यंजन पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? फटाक से आंसर दें। ठीक है, आंसर जल्दी, क्या वो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है? ठीक है, तो आपने आंसर लगा लिया होगा, और अगर आपने चुना है क्लोरीन तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चलिए अब हम आपको जीनियस फैक्ट के अंतर्गत ले चलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण, ठीक है, का निर्माण क्लोरीन गैस को शुष्क बुझे हुए चूने के ऊपर से गुजारते हुए किया जाता है। समझ गए होंगे? ठीक है, तो ये चीज आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम क्लोराइड हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं, क्योंकि इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइपोक्लोरोस एसिड का मिश्रित लवण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप ये सारी चीज समझ चुके होंगे। चलते हैं जल्दी से दूसरे क्वेश्चन की ओर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और साधारण। सेब में, अरे भाई ये सेब फल है, ठीक है, फिर आप रतलामी सेब में ले लें। तो सेब में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड यानी अम्ल पाया जाता है? तो सेब में क्या मैलिक एसिड पाया जाता है, नाइट्रिक पाया जाता है, फॉर्मिक पाया जाता है, सल्फ्यूरिक पाया जाता है? तो जल्दी से ध्यान रखें, बस इतना ध्यान रखना है कि ये सेब क्या है, फल। ठीक है, यानी फ्रूट्स का नाम एप्पल। चलिए, तो जल्दी से आपने आंसर लगा लिया होगा, सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो आपका अगर आपने चुना है ए आंसर तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चलिए अच्छी बात है।
मैलिक एसिड कई फलों और सब्जियों में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है। इसके कारण सेब और नाशपाती का स्वाद कैसा हो जाता है? खट्टा होता है। सन 1785 में कार्ल विल्हेम सेहेल द्वारा मैलिक अम्ल को पहले सेब के रस से अलग किया गया था। तो ये भी आप एक जीनियस पॉइंट के तौर पर नोट कर लेना। ठीक है। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फ्लोरीन की तुलना में अधिक है? ठीक है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फ्लोरीन की तुलना में अधिक है? तो क्या वो सोडियम है, बेरिलियम है, नाइट्रोजन है या बोरॉन है? ठीक है, तो आपने आंसर लगा लिया होगा कि किसकी परमाणु संख्या फ्लोरीन की तुलना में अधिक है। तो आंसर क्या होगा? सोडियम। बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर आपने भी सोडियम लगाया है तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए, तो आप जान लेते हैं जीनियस फैक्ट के द्वारा कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 11। और फ्लोरीन की कितनी होती है? 9। तो निश्चित है कि 9 से तो ज्यादा होता है, तो यही पूछा गया है। ठीक है, तो बेरिलियम और नाइट्रोजन की परमाणु संख्या, यानी बेरिलियम की कितनी होती है? 4 और नाइट्रोजन की कितनी होती है? 7। तो इन सब की परमाणु संख्या के आधार पर सोडियम की परमाणु संख्या ज्यादा होगी। परमाणु संख्या एक परमाणु के केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या है, जो एक रासायनिक तत्व की विशेषता भी है और आवर्त सारणी में इसका स्थान निर्धारित करती है। तो हुए ना काफी जीनियस पॉइंट। तो आप इसको भी नोट करें और समझें। अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आते तो आप पॉइंट टू पॉइंट नोट भी कर लेना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? क्या वो अवटु यानी थायराइड है, या परावटु पैराथायराइड है, या अधिवृक्क यानी एड्रिनल है, या पीयूष यानी पिट्यूटरी है? तो जल्दी से आप इसका आंसर लगा लें, और मुझे उम्मीद है कि आपने आंसर तुरंत देखते ही लगा लिया होगा कि सही में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है, यानी अवटु है। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। अब जीनियस फैक्ट आपको भी क्या बता रहे हैं भाई? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित 2 पालियों से बनी होती है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। दोनों पालियां संयोजी ऊतक की पतली पतली पल्ली नुमा इस्थमस से जुड़ी होती हैं। ये दोनों चीजों की, यानी आपकी जो अवटु है या थायराइड ग्रंथि, उसकी एक विशेषता भी आपको बता दी गई है। चलिए, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीव को क्या कहते हैं? फटाक से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, या कुछ मुझे लगता है कि ये बिल्कुल आने की उम्मीद है, तो आप इन पर फोकस भी करें। क्या उन्हें हम हाइब्रिड कहते हैं, फ्रेगमेंट कहते हैं, वेक्टर कहते हैं, क्लोन कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेक्टर, वेक्टर, वेक्टर। ठीक है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो वेक्टर। ठीक है, चलिए, अब आप ध्यान रखेंगे कुछ एक्स्ट्रा। वह जीव जो रोग कारकों को एक संक्रमित पशु से गैर संक्रमित पशु या पौधे को संचारित करता है, रोग वाहक कहलाता है, यानी वेक्टर। अब रोग वाहक की कई श्रेणियां हैं, जैसे निर्जीव रोग वाहक, भोजन, पानी, मृदा, अन्य पदार्थों के द्वारा। संधिपाद रोग यानी पिस्सू, चिचड़ी, मच्छर के द्वारा। कशेरुकी रोग वाहक जैसे चूहे, बिल्लियां, कुत्ते, पक्षी, इनके द्वारा भी इन रोगों का संचरण होता रहता है, फैलते रहते हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? भाई ये तो आपको बताना पड़ेगा बिल्कुल, नहीं तो आपके छोटे भाई बहन आपसे यही क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, और छोटे भाई बहन की ज्यादा चिंता रहती है, क्योंकि अगर उनने पूछ लिया और आपको नहीं आया तो आप बड़े होने का दायित्व कम हो जाएगा आपका। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? क्या प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, या प्रकाश के परिक्षेपण के कारण, या प्रकाश के विकिरण के कारण? तो जल्दी से आप आंसर लगा लें। आंसर लगाने की जरूरत नहीं है, आप पढ़े पढ़ाए बच्चे हैं, हमारे बहुत खास बच्चे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो इसका आंसर प्रकाश का विकिरण ही है। ठीक है, चलिए भाई, अब आप छोटे भाई बहन और खुद को, अपने आप को अगर नहीं जानते हैं तो कैसे समझेंगे? तो सूर्य उगते या डूबते समय विकिरण के कारण ही लालिमा युक्त यानी लालिमा फैलाकर दिखाई देता है।
जब सूर्य उगता है या डूबता है तो उसके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में वायुमंडल के धूल कण आदि कणों से होकर अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे उसका इन कणों से विकिरण हो जाता है। लॉर्ड यानी उसी कारण जब विकिरण हो जाएगा तो वो लालिमा नजर आने लगेगी, है ना। तो लॉर्ड रेले के अनुसार किसी रंग का विकिरण उसकी तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। जिस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है उस रंग का विकिरण सबसे अधिक, और जिसका सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य है उस प्रकाश के रंग का विकिरण सबसे कम होता है। ये ध्यान रखना है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है, यानी विकिरण किस पर निर्भर करता है, तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। और जिस प्रकाश यानी जिस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा उसका विकिरण सबसे अधिक होगा, और जिस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका प्रकाश के विकिरण सबसे कम होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे और अपने आप को और सभी छोटे भाई बहनों को भी समझा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति चालकता का पहला सिद्धांत निम्न में से कौन सा था। देखिए भाई, आपको पहली सीरीज में बहुत सारे राशियां, भौतिक राशियां, मात्रक और उपकरण के बारे में बता दिया गया है, इसीलिए कुछ आज थोड़ा सा हट के क्वेश्चन लाए हैं ताकि आप इन क्वेश्चनों पर भी फोकस कर सकें। ठीक है, अति चालकता का पहला सिद्धांत निम्न में से कौन सा है। क्या गिंजबर्ग लैंडो सिद्धांत है, या लंदन सिद्धांत है, या रीजनेटिंग वैलेंस बॉन्ड सिद्धांत है, या क्वांटम फील्ड सिद्धांत है। तो आप सिद्धांतों को भी जानें। ठीक है, तो इसका सिद्धांत क्या, अति चालकता का पहला सिद्धांत निम्न में से कौन सा है, लंदन सिद्धांत। आपको ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, अब जीनियस फैक्ट आपको क्या बता रहे हैं तो वो भी आप अच्छी तरह से नोट कर लें। अति चालकता का प्रथम घटना क्रिया विज्ञान यानी फिनोमिनोलॉजिकल सिद्धांत लंदन सिद्धांत था। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। यह सिद्धांत चुंबकीय क्षेत्रों को अति चालकों से निष्कासित किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्रों को अति चालकों से निष्कासित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। जी बिल्कुल, आप पढ़े हैं सारे क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट हैं। आप कोई भी एग्जाम दे लें, चाहे वो आपका अग्निवीर हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको ये चीज क्लियर तरह से समझ लेना होगा। क्या वो प्रत्यावर्ती धारा के लिए किया जाता है, या दृष्ट धारा, प्रेरित धारा, वास्तविक धारा। यानी फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो आपको पता है प्रेरित धारा। ठीक है, चलिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम चालक के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने पर उत्प्रेरित धारा की दिशा दर्शाता है। ये भी आप हमेशा ध्यान रखेंगे। और ब्रिटिश इंजीनियर जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग के नाम पर इस सिद्धांत का नाम फ्लेमिंग का नियम रखा गया है। ये दोनों पॉइंट आपको जीडीएस फैक्ट के द्वारा दिए गए हैं, तो आप इनको जरूर नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। क्या 220 मीटर प्रति सेकंड, 343 मीटर प्रति सेकंड, 232 मीटर प्रति सेकंड, या 110 मीटर प्रति सेकंड। तो उम्मीद है आपने लगा लिया होगा आंसर, और सीधा सीधा आंसर है कि हवा में ध्वनि का वेग 343 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, इस प्रकार आपके एनटीपीसी के अग्निवीर के लिए 15 सामान्य जीके के और 15 साइंस के क्वेश्चन शामिल करके आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, और उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा आपका जो लास्ट क्वेश्चन है उसको भी आप जीनियस फैक्ट क्या बोल रहे हैं उसको देख लें। ध्वनि की गति ध्वनि तरंग द्वारा प्रति इकाई समय की तय की गई दूरी है, क्योंकि यह एक लोचदार माध्यम से फैलती है। तो 20 डिग्री सेल्सियस यानी 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हवा में ध्वनि की गति लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड है। यह तापमान के साथ साथ माध्यम पर भी निर्भर करता है, जिसके माध्यम से ध्वनि तरंग का प्रसार होता रहता है। तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन और सारे एक्सप्लेनेशन
आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। हमारी तरफ से आप मेहनत जारी करें और लगातार करते रहें, रुके नहीं, झुके नहीं, आगे हमेशा बढ़ते जाएं। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ हम अगली सीरीज में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आपको नमस्कार, जय हिंद।